हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन एक कंपनी एबीसी टेक्नोलॉजीज। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें एक नई फैक्ट्री लगानी है, कुछ एम्प्लॉयज हायर करने हैं और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए उसे चाहिए 1,000 करोड़ रुपए। अब कंपनी के पास कुछ ऑप्शन है, या तो वो बैंक से लोन ले या बॉन्ड्स इशू करे, जो हमने पिछले एपिसोड में समझा था, या कंपनी की ओनरशिप का एक पार्ट इन्वेस्टर्स को सेल कर दे। अगर कंपनी ओनरशिप का पोर्शन इन्वेस्टर्स को सेल करती है तो यहीं से शुरुआत होती है स्टॉक मार्केट की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब हम जीरोधा, ग्रो, एंजल या किसी ब्रोकर के थ्रू एक शेयर खरीदते हैं तो क्या वो हम शेयर कंपनी से खरीद रहे हैं? यूजुअली नो। अगर रिलायंस का शेयर आप एनएससी पर किसी इन्वेस्टर से खरीद रहे हो तो रिलायंस को उस ट्रांजेक्शन का डायरेक्टली पैसा नहीं मिल रहा। आपका पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर हो रहा है। तो फिर कंपनी को पैसा कब मिलता है? यही समझने के लिए हमें दो मार्केट समझने होंगे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और आज हम पूरा मैकेनिज्म समझेंगे जिसमें आईपीओ, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट, एक्सचेंज, ब्रोकर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये सब क्या होता है और ये कैसे होता है। अब सबसे पहले प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो नई सिक्योरिटीज पहली बार इन्वेस्टर्स को इशू की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एबीसी टेक्नोलॉजी जिसको 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी डिसाइड करती है कि वो 10 करोड़ शेयर्स इशू करेगी। हर शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। तो इन्वेस्टर्स कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए देंगे और उसके बदले कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे देगी। ये ट्रांजैक्शन प्राइमरी मार्केट में होता है। यहाँ पैसा सीधे डायरेक्टली इन्वेस्टर से कंपनी को मिलता है। अब प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या होता है? कंपनी प्राइमरी मार्केट में क्यों आती है? इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एक्सपांशन, फैक्ट्री बनाना, नए स्टोर्स ओपन करना, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, या डेट रिपे करना। कभी कभी कंपनी के ऊपर काफी लोन हो जाता है तो वो इक्विटी से पैसा रेस करके अपना लोन रीपे कर सकती है। एक्विजिशन करना, कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो उसके लिए कैपिटल रेज कर सकती है। या वर्किंग कैपिटल बढ़ाना, डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कैपिटल चाहिए होता है तो उसके लिए। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिट कराने के लिए। कभी कभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं वो प्राइमरी मार्केट में सेल कर देते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है, ऑफर फॉर सेल वर्सेस फ्रेश इश्यू। अब समझते हैं ऑफर फॉर सेल। मान लीजिए प्रमोटर्स के पास 60 करोड़ शेयर्स है। प्रमोटर अपनी एग्जिस्टिंग 10 करोड़ की शेयर होल्डिंग्स इन्वेस्टर को सेल करना चाहते हैं। तो कोई नए शेयर्स क्रिएट नहीं हुए, बस प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 60 करोड़ से 50 करोड़ रह गई। तो यही है ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है, डायरेक्टली कंपनी को नहीं मिलता। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं, फ्रेश इश्यू। सपोज एबीसी टेक्नोलॉजीज के टोटल 100 करोड़ शेयर्स हैं, जिसमें से 60% प्रमोटर्स के पास है यानी 60 करोड़, और 40% पब्लिक के पास यानी 40 करोड़। अब कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए तो कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करेगी, 10 करोड़ नए शेयर्स क्रिएट करेगी। तो यही है फ्रेश इशू। कंपनी के शेयर अब 100 करोड़ से 110 करोड़ हो चुके हैं और जो 1,000 करोड़ रुपए कंपनी ने रेज किए हैं वो डायरेक्टली कंपनी को मिलेंगे। तो क्या कंपनी नए शेयर्स क्रिएट कर सकती है आउट ऑफ नथिंग? कभी भी ऐसा नहीं है। जब भी कंपनी नए शेयर्स क्रिएट करती है तो हर नए शेयर्स के बदले कंपनी की वैल्यू, कैश या एसेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या फिर हर शेयर की प्राइस प्रोपोर्शनली कम होनी चाहिए। शेयर्स क्रिएट करने के कुछ रूल्स एंड लिमिटेशंस इस प्रकार होते हैं। ऑथराइज लिमिट, कंपनी अपनी मर्जी से अनलिमिटेड शेयर्स प्रिंट नहीं कर सकती। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स में ऑथराइज शेयर्स की एक मैक्सिमम लिमिट तय होती है। इस लिमिट से आगे बढ़ने के लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन और लीगल अप्रूवल चाहिए होता है। अगर कंपनी पैसे या एसेट बिना बढ़ाए नए शेयर्स लाती है, जैसे स्टॉक स्प्लिट में, तो कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है। शेयर्स बढ़ने की वजह से हर शेयर की प्राइस आधी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपए, वो 1:2 का स्प्लिट करती है। तो हर इन्वेस्टर जिसके पास मान लीजिए 10 शेयर है 100 रुपए की, यानी कि 1,000 रुपए की वैल्यू के शेयर है, तब उसके पास 20 शेयर हो जाएंगे और हर शेयर की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। तो टोटल अभी भी उसके पास 1,000 रुपए के ही शेयर है, बस उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं और हर शेयर की प्राइस कम हो गई है। अब कंपनी नए शेयर्स क्यों बनाती है? वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि नए शेयर्स पब्लिक या इन्वेस्टर्स को बेचकर बिजनेस ग्रोथ के लिए कैश इकट्ठा करना, या कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को सैलरी या बोनस के रूप में शेयर्स देना यानी ईसॉप्स, या फिर शेयर काउंट बढ़ाकर जैसे कि स्टॉक स्प्लिट करके शेयर प्राइस कम कर देना ताकि उसे आम लोग आसानी से खरीद सके। अब आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेटली हेल्ड कंपनी पहली बार पब्लिक को अपना शेयर ऑफर करती है, उस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के पहले वो कंपनी प्राइवेट है, शेयर्स लिमिटेड इन्वेस्टर्स के पास ही होते हैं, जैसे फाउंडर्स, प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, इक्विटी प्राइवेट इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉयज। आईपीओ के बाद पब्लिक इन्वेस्टर्स भी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। सपोज एबीसी टेक्नोलॉजीज की आईपीओ के पहले वैल्यूएशन थी 9,000 करोड़ रुपए। कंपनी डिसाइड करती है कि 10 करोड़ शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दें।
सपोज वो इशू प्राइस 100 रुपए की रखती है, तो कंपनी पोटेंशियली 10 करोड़ शेयर्स और हर शेयर 100 रुपए के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए रेस कर सकती है। अगर ये फ्रेश इशू है तो 1000 करोड़ कंपनी को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझता है, डाइल्यूशन। सपोज प्रोमोटर के पास आईपीओ के पहले 60 करोड़ शेयर्स थे और कंपनी के टोटल शेयर 100 करोड़ है, यानी कि प्रोमोटर्स के पास 60% स्टेक है कंपनी का। अब कंपनी 20 करोड़ नए शेयर्स क्रिएट करती है, तो अब कंपनी के टोटल शेयर्स हो गए 120 करोड़, लेकिन प्रोमोटर के पास अभी भी 60 करोड़ शेयर्स ही है। तो प्रोमोटर की ओनरशिप सिर्फ 50% रह गई, यानी कि 60% से 50% रह गई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। तो अगर प्रोमोटर की ओनरशिप 60% से 50% हो गई है, तो क्या प्रोमोटर को लॉस हुआ? ऐसा नहीं है। मान लो कि कंपनी की वैल्यूएशन आईपीओ के बाद ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। पहले इन्वेस्टर्स के पास 60 करोड़ शेयर्स थे, हर शेयर की कीमत 50 रुपए थी, तो टोटल उसकी वर्थ थी 3000 करोड़ रुपए। लेकिन आईपीओ के बाद कुछ समय बाद शेयर की कीमत 100 रुपए हो गई, तो अब 60 करोड़ शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से 6000 करोड़ की वर्थ हो गई। तो प्रोमोटर की ओनरशिप 60% से 50% तो हुई, लेकिन प्रोमोटर की स्टेक बढ़ गई, 3000 करोड़ से 6000 करोड़ रुपए हो गई। मतलब ओनरशिप का परसेंटेज और ओनरशिप की वैल्यू अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आईपीओ में प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कंपनी सिंपली प्राइस डिसाइड नहीं करती है। आईपीओ प्राइसिंग का डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। मॉडर्न आईपीओ में एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। सपोज एबीसी कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है। कंपनी प्राइस बेट अनाउंस करती है, लेट्स से 95 रुपए से 100 रुपए। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर ए ने 1 लाख शेयर 100 रुपए पे बिड किए, इन्वेस्टर बी ने 2 लाख शेयर 98 रुपए पे बिड किए, इन्वेस्टर सी ने 5 लाख शेयर 95 रुपए पे बिड किए और इन्वेस्टर डी ने 3 लाख शेयर 100 रुपए पे बिड किए। तो इसी तरह से थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ बिड्स आ सकती है। इन बिड्स को कलेक्ट करके डिमांड का ऑर्डर बुक बनाया जाता है और इसी प्रोसेस को ब्रॉडली बुक बिल्डिंग कहते हैं। अब मान लीजिए 100 रुपए पर टोटल बिड्स 4 करोड़ की आ गई, 99 रुपए के लिए 3 करोड़ की बिड आ गई, 98 रुपए के लिए 4 करोड़ की बिड आ गई और 97 रुपए के लिए 5 करोड़ की बिड आ गई और 96 रुपए के लिए 7 करोड़ की बिड आ गई। अब डिमांड कैलकुलेट हाईएस्ट प्राइस से शुरू होता है। अब 100 रुपए की 4 करोड़ बिड है और 99 रुपए की अब 7 करोड़ बिड हो जाएगी, क्योंकि जो 100 रुपए में खरीदने वाले 99 में तो खरीदेंगे, तो 99 रुपए वाली बिड हो जाएगी 4 + 3 यानी कि 7 करोड़। और वैसे ही 98 रुपए वालों की बिड हो जाएगी 4 + 3 + 4 यानी कि 11 करोड़। अब कंपनी के पास तो 10 करोड़ शेयर है ऑफर करने के लिए और 98 रुपए तक कम्युलेटिव डिमांड 11 करोड़ की हो गई है। सो अप्रोक्सीमेटली 98 रुपए एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बन जाता है। एक्चुअल एलोकेशन मेथड रेगुलेटरी रूल्स और इशू स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बुक बिल्डिंग प्राइस डिस्कवर करने में हेल्प करती है इन्वेस्टर की डिमांड के बेस पर। अब समझते हैं आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही लोग उसका प्राइस कैसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइस तो आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ही पता चलती है। मार्केट में अनऑफिशियल इंडिकेटर जैसे ग्रे मार्केट एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है और ग्रे मार्केट की प्राइस ऑफिशियल प्राइस नहीं होती, ये एस्टिमेशन होता है, ये कोई गारंटेड प्राइस नहीं होती। मार्केट एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल मार्केट प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं। प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट, और यही ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर इश्यू करती है और लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को बाय या सेल करते हैं। अब कंपनी हर ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती और यही सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 शेयर है और आपको उसे 500 रुपए में बेचने हैं और कोई और इन्वेस्टर जिसे 500 रुपए में वो शेयर खरीदने हैं, तो टोटल 50,000 के शेयर एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर होते हैं। कंपनी को इस ट्रेड से 50,000 डायरेक्टली नहीं मिलते। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब नई कार शोरूम से खरीदना और इसमें पैसे बायर से सीधे कंपनी को जाएंगे, और सेकेंडरी मार्केट मतलब यूज्ड कार किसी ऑनर से खरीदना और यहाँ पैसे दूसरे ऑनर से पहले ऑनर के पास जाएंगे। अब सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अगर कंपनी आईपीओ में शेयर सेल कर चुकी है तो सेकेंडरी मार्केट की जरूरत क्या पड़ती है? बिकॉज इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी चाहिए। इमेजिन आपने आईपीओ में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा उससे पैसे निकालने के लिए, तो मोस्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसीलिए सेकेंडरी मार्केट अलाउ करती है कि आप आज शेयर खरीद के कल बेच सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि बायर और सेलर मिलेंगे कहाँ? यहाँ आता है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जहां बाई और सेल ऑर्डर्स ट्रैक करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट्स इशू। अब आईपीओ के बाद कंपनी को फ्यूचर में वापस पैसा रेस करना है, लेट्स से 500 करोड़ एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग के प्रोपोर्शनली न्यू शेयर्स ऑफर किए जाते हैं
और इसी को कहते हैं राइट्स इशू। कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में रैंडम इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इन्वाइट करती है, जिससे इन्वेस्टर्स की ओनरशिप भी मेंटेन रहती है। सपोज राइट इश्यूज के पहले कंपनी के टोटल 100 शेयर थे और आपके पास 10 शेयर थे, तो आपकी ओनरशिप हुई 10%। अब कंपनी राइट इश्यू से 20 नए शेयर्स ऑफर करती है, तो अब कंपनी के टोटल शेयर 120 हो गए हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो आपकी ओनरशिप 10% से घटकर 8.33% रह जाएगी। लेकिन आप प्रोपोर्शनेटली पार्टिसिपेट करते हो तो अब अपनी ओनरशिप को परसेंटेज मेंटेन कर सकते हो। आप समझते हैं एफपीओ, फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब फर्स्ट मेजर पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन लिस्टिंग के बाद कंपनी दोबारा पब्लिक से फंड रेज कर सकती है इक्विटी ऑफर करके, और इसे कहते हैं एफपीओ यानी फॉलो ऑन ऑफ पब्लिक ऑफर। आईपीओ यानी फर्स्ट मेजर पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। और राइट इश्यूज मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनेटली एंटाइटलमेंट के बेसिस पर एडिशनल शेयर्स ऑफर करना। अब एक डीपर क्वेश्चन, अगर सेकेंडरी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग से कंपनी को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता तो मैनेजमेंट अपने स्टॉक प्राइस की इतनी केयर क्यों करती है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे फ्यूचर फंड रेजिंग। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन स्ट्रांग है तो फ्यूचर में कंपनी पोटेंशियली ज्यादा एफिशिएंटली कैपिटल रेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए की मार्केट वैल्यू है 10,000 करोड़ और कंपनी बी की मार्केट वैल्यू है 2,000 करोड़। अगर दोनों को 1,000 करोड़ रुपए रेज करना है तो उनके एग्जिस्टिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर और डायल्यूशन के इम्पैक्ट डिफरेंट होंगे। कंपनी ए के इन्वेस्टर कम डाइल्यूट होंगे एंड कंपनी बी के इन्वेस्टर ज्यादा डाइल्यूट होंगे। जनरली हायर वैल्यूएशन पर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करने के लिए रिलेटिवली कम इक्विटी डाइल्यूट होती है। दूसरा रीजन हो सकता है एक्विजिशंस। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो कभी कभी एक्विजिशन के कंसिडरेशन के तौर पर कंपनी अपने शेयर्स भी यूज कर सकती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग मार्केट वैल्यूएशन कंपनी को स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। तीसरा रीजन हो सकता है एम्प्लॉय कंपनसेशन। कंपनीज एम्प्लॉयज को ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देती है। अगर कंपनी का स्टॉक वैल्यूएबल है तो एम्प्लॉयज के लिए ये कंपनसेशन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रेपुटेशन। मार्केट वैल्यूएशन कंपनी की परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करती है। कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स और पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स कंपनी की मार्केट पोजीशंस को देखते हैं। ऑल्दो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा नहीं भेजती, लेकिन सेकेंडरी मार्केट कंपनी की फ्यूचर कैपिटल रेजिंग एबिलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। अब एक दूसरा एज क्वेश्चन, क्या कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को कंट्रोल कर सकती है? तो कंपनी अपनी स्टॉक प्राइस को डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि बिजनेस परफॉर्मेंस, कैपिटल एलोकेशन, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, शेयर बायबैक्स, डिविडेंड्स या कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू। लेकिन कंपनी सिंपली ये डिक्लेयर नहीं कर सकती कि कल से हमारा प्राइस 1,000 रुपए का हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में प्राइस मार्केट पार्टिसिपेंट्स के ऑर्डर्स, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर होता है। प्राइस अल्टीमेटली बायर और सेलर के इंटरेक्शन से डिसाइड होती है। अब चलो पूरे प्रोसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करो एबीसी टेक्नोलॉजीज को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो कंपनी डिसाइड करती है वो इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेगी। कंपनी रिक्वायर्ड ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है और एप्लीकेबल रेगुलेटरी और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करती है। कंपनी अपने आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करती है। अब कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर किए जाते हैं। इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स चाहिए और किस प्राइस पर चाहिए और अपनी बिड सबमिट करते हैं। अब डिफरेंट इन्वेस्टर्स की बिड्स को कलेक्ट करके डिमांड को एनालाइज किया जाता है। इस प्रोसेस को ब्रॉडली बुक बिल्डिंग कहते हैं। इससे डिमांड और अप्रोप्रिएट इश्यू प्राइस पता करने में हेल्प मिलती है। आईपीओ में जितनी डिमांड है और जितने शेयर्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल रूल्स के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट किए जाते हैं। एप्लीकेबल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। अब शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ गया। पहले शेयर्स कंपनी से इन्वेस्टर्स को गए थे, लेकिन अब एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर ब्रोकर के थ्रू बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करता है, एक्सचेंज ऑर्डर्स को मैच करता है। बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर मैच होते ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाकी है, क्लियरिंग। क्लियरिंग प्रोसेस डिटरमाइन करता है कि किसको कितना पैसा देना है और किसको कितने शेयर डिलीवर करने हैं। अब एक्चुअल एक्सचेंज कंप्लीट होता है। बायर्स की साइड मनी ट्रांसफर होता है और सेलर की साइड सिक्योरिटी ट्रांसफर होती है। सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग शेयर्स बायर के डीमैट अकाउंट में अपेयर होते हैं और अब हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। यानी कि एक सिंपल शेयर के ट्रांसफर के पीछे एक कंप्लीट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। So this is 0 to point from understanding money to understanding market and finally to understanding the mathematics behind them. See you in the next episode. Thank you. Bye bye.